So hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. तो बॉस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं. ये पूरी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये इतना कमाल का चैप्टर है, इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. और सच बताऊं तो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा व्हेन यू विल बी राइटिंग योर सीयूईटी पेपर नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो चलो बॉस शुरू करते हैं. डिटेल में काफी पढ़ना है तो इसके करीब करीब 3 से 4 पार्ट मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें मैं ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा. लगेगा कि उससे कम पार्ट में हो जा रहा तो ठीक है, लगेगा उससे ज्यादा पार्ट बढ़ाने हैं तो वो भी ठीक है. अच्छा, इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करो. वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर इस चैप्टर के भी नोट्स मिल जाने वाले हैं. दैट मींस मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों के नोट्स अपलोड कर दिए हैं. तो चलो भाई, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पर आते हैं. क्या सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए? तो 2 तरह के सोर्सेज हैं उनके पास. लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज हैं और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेज हैं. अब इसके अंदर तुम्हें क्या क्या पढ़ना है जरा मेरे साथ साथ लिख लो तो मजा ही आ जाएगी. तो तुम्हें लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर पढ़ना है इक्विटी शेयर्स के बारे में, देन तुम्हें पढ़ना है प्रीफरेंस शेयर्स के बारे में, फिर तुम्हें पढ़ना है रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टॉपिक पढ़ने हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स के अंदर. काफी बड़ा ह्यूमंगस चैप्टर है भाई ये. शॉर्ट टर्म सोर्सेज में जब आएंगे आप तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन इसमें भी टॉपिक्स ज्यादा हैं एज कंपेयर्ड. तो यहां पर आपको पढ़ना होगा इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ रहे होंगे बेटा कमर्शियल बैंक्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ट्रेड क्रेडिट के बारे में, देन कस्टमर एडवांसेस, देन फैक्टरिंग, उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के बारे में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ रहे होंगे इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के बारे में. तो कुल मिला के 7 टॉपिक पढ़ने हैं आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर. ठीक है ना, तो चलें शुरू करें पहले टॉपिक पर जो कि है हमारा इक्विटी शेयर्स. चलो भाई, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं साहब? अब इक्विटी शेयर्स के अंदर आपको फीचर्स पढ़ने हैं, और फीचर्स को अगर क्लब कर देंगे तो डेफिनेशन बनकर तैयार हो रही होगी. तो चलो भैया, फीचर्स क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स के, आते हैं इस टॉपिक के ऊपर. फीचर्स में सबसे पहले लिखेंगे आप, मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूं, साथ साथ में बना लें तो नोट्स आपके और बेहतर बन जाएंगे. देखो, इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू preference shares. Equity shares are issued prior to preference shares and debentures. Equity shares generally issue किए जाते हैं preference shares और debentures से पहले. second point पर आते हैं. they carry no preferential rights. They carry no preferential rights in payment of dividend. इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अब ये क्या होता है अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, लिख लो मेरे साथ साथ. थर्ड पॉइंट पर आते हैं. दे आर रीपेड एट द लास्ट. दे आर रीपेड एट द लास्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस बंद करने के समय इक्विटी शेयर्स का पैसा सबसे आखिरी में लौटाया जाता है. इंजॉय वोटिंग राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंजॉय वोटिंग राइट्स. और रेसिडुअल प्रॉफिट्स में भी इनका हिस्सा होता है. तो जनरली इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. दीज शेयर्स आर इशूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. दे हैव नो प्रेफरेंशियल राइट ओवर डिविडेंड. मतलब ऐसा नहीं होता कि भैया प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में अपने डिविडेंड का हिस्सा ये क्लेम कर सकते हैं लाइक प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है ना. दे हैव वोटिंग राइट्स, मतलब बिजनेस का कंट्रोल सीधा सीधा इक्विटी शेयर्स के हाथ में होता है. और जब बिजनेस बंद हो रहा होता है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, सबसे लास्ट में पैसा वापस होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का. क्या ये बात यहां तक समझ में आ रही है सभी लोगों को? कोई परेशानी, कोई मुसीबत हो तो बताओ. ठीक है, सॉर्टेड टिल हियर. बढ़ें, चलो भैया बढ़ते हैं. अब अगला टॉपिक क्या है?
अगला टॉपिक है तुरंत इक्विटी शेयर्स के फायदे, एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हें कोशिश करनी है 3 से 4 पॉइंट हर हेडिंग के अंदर आप कंप्लीट कर ले जाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले पे हम आते हैं और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। पहला है नो बर्डन ऑन अर्निंग। इसका मतलब क्या है, मैं तुमको एक बात बताता हूं। देखो, इक्विटी शेयर्स को मिलता क्या है, इक्विटी शेयर्स को मिलता है डिविडेंड, ठीक है। अब ये डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा। लेट्स से ये प्रॉफिट है और कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम ये प्रॉफिट का हिस्सा एज डिविडेंड हम इक्विटी शेयर्स को देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसका मतलब है कि क्या अगर प्रॉफिट नहीं हुए तो इक्विटी शेयर्स को कुछ नहीं मिलेगा। जी हां, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इक्विटी शेयर्स को कुछ भी नहीं मिलना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। नो बर्डन ऑन अर्निंग्स। अगर प्रॉफिट होंगे विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी, हो सकता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन प्रॉफिट अगर नहीं होते तो कोई भी कोई भी अर्निंग पर बर्डन नहीं हो रहा होगा। तो यह पहला एडवांटेज है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कंपनी को काफी फ्रीडम मिल जाती है कि बॉस कोई बात नहीं, लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इक्विटी शेयर्स पैसा मांगने नहीं आ रहे हमसे। आगे बढ़ते हैं परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर्स का पैसा कभी भी वापस नहीं करना होता है। इक्विटी शेयर्स का पैसा एक बार हमने शेयर्स इशू कर दिए, वहां से आया हुआ पैसा आपका बर्डन नहीं है कि वापस करना पड़ेगा। जब कंपनी बंद हो रही होगी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, सबसे आखिर में पैसा हम इक्विटी शेयर्स का वापस करेंगे अगर बचेगा तो। क्लियर है। तो यह भी कंपनी के लिए एक फायदा है कि परमानेंट पैसा आपको मिल जाता है। तीसरा, नो चार्ज ऑन एसेट। नो चार्ज ऑन एसेट मतलब मान लेते हैं एक कंपनी के पास एक ये मशीनरी है, ये मशीनरी, और कंपनी ने शेयर कैपिटल रेस कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये गिरवी रख रहे हैं तब शेयर से पैसा ले रहे, बिना कुछ गिरवी रखे, बिना कुछ मॉर्टगेज किए आपको पैसा मिल रहा है। अनलाइक बैंक में कभी भी पैसा लोगे तो कुछ ना कुछ गिरवी रखने को बोलते हैं कि कल को पैसा नहीं चुका पाए तो वो गिरवी रखी हुई चीज बैंक की हो जाएगी। इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नो चार्ज ऑन एसेट व्हाटसोएवर। कोई भी एसेट को प्लेज या गिरवी नहीं रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ को हम एडवांटेज क्यों मानते हैं, इसका मतलब इसलिए होता है भैया, अगर कंपनी ने पैसे ना इक्विटी शेयर से इशू किए होते हैं तो उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनी होती है मार्केट में कि वो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने पर लोन ले सकता है। क्योंकि अभी तक केवल शेयर्स के थ्रू पैसे रेज किए हैं, आपने लोन नहीं लिया है, तो लोन एपेटाइट आपकी रहती है, जरूरत पड़ने पर कितना भी आप लोन ले सकते हो। ये सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। समझ में आ गई बात आपको। एक पॉइंट और चाहे तो पढ़ ले, स्मॉल नॉमिनल वैल्यू। क्योंकि शेयर्स को ना अक्सर छोटे छोटे रेट में बेचाता है। जैसे कि मान लो रिलायंस का एक शेयर 2000 रुपए में मिल रहा है। अब 2000 तो कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये छोटे छोटे नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है, इसलिए ल्यूक्रेटिव और इजी टू अफोर्ड बन जाता है जनरल पब्लिक के लिए। तो सब लोग चाहें तो शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, किसी कंपनी को खरीद सकते हैं। समझ में आ गया एडवांटेजेस। अब आते हैं हम लोग, अच्छा एक और पॉइंट यहां दे रखा है, अनलिमिटेड सोर्स। अनलिमिटेड सोर्स मतलब जितना भी चाहे आप पैसा शेयर्स के माध्यम से इशू कर सकते हैं, जितना भी आपके ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट होती है, ठीक है ना। तो चलो भाई, अब हम पढ़ने आ रहे हैं एडवांटेजेस फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। भाई कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ में आ गया, अब इन्वेस्टर को क्या फायदा होने वाला है भाई, वो क्यों पैसा लगाए तुम्हारी कंपनी में। तो आओ भाई, इसके पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूं। सबसे पहले वोटिंग राइट्स एंजॉय करता है। वोटिंग राइट्स मतलब कंपनी का कंट्रोल कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के हाथ में होता है। फिर रेट ऑफ डिविडेंड, कई बार कई कंपनियां बहुत हाई डिविडेंड पे कर देती हैं, तो डिविडेंड मिलने के लिए भी लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट का क्या मतलब होता है सर। प्रीएम्प्टिव राइट्स का मतलब होता है कभी भी कंपनी अगर नए शेयर इशू करने वाली होगी तब वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले मौका देगी नए शेयर्स को खरीदने का।
जब वो मना कर देंगे तब वो शेयर्स मार्केट में फ्रेशली इशू किया जाएगा। तो प्रीएम्प्टिव राइट, कंपनी नए शेयर्स निकालने वाली होगी तो पहले अपने पुराने शेयर होल्डर्स से वो पूछेगी। ये एक फायदा होता है। एक और फायदा लिख लीजिए, और कई बार क्या होता है भाई, बूम के समय, बूम जब कंपनी ग्रो कर रही हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ जाती है। लेट्स से आपने एक शेयर खरीदा था 400 रुपए का, आज वो शेयर 3000 रुपए का हो गया, तो मल्टीफोल्ड टाइम्स आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो जाती है। और सच ना कहीं सबसे सच बात केवल ये बूम वाला पॉइंट है कि बूम के सिचुएशन पर आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ जाती है, इसीलिए लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ये एडवांटेजेस हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रही है बात? यहां तक क्लियर है सभी लोगों का? अब बढ़ जाएं आगे बढ़ते हैं और डिसएडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान क्या है ये जान लेते हैं भैया। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान है सबसे पहला मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? क्योंकि ये शेयर होल्डर्स एक्चुअल ओनर्स हैं, और जिस कंपनी ने जिस बंदे ने कंपनी को स्टार्ट किया था वो रियल ओनर शायद ना रह जाए अगर उसके पास इक्विटी शेयर्स नहीं रहेंगे। तो मैनिपुलेशन कंट्रोल होने लगता है, मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल होता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को आपने शेयर्स बेच दिए, अब वो ओनर हो गए, अब उनके पास वोटिंग राइट्स है, तो वो आपके बिजनेस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज साबित होता है। ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ अभी लेटेस्ट भारत पे के केस में अश्लील ग्रोवर, उसके पास केवल 10% ऑफ इक्विटी और बाकी लोगों के पास ज्यादा इक्विटी, तो उसने अश्लील ग्रोवर को कर दिया बाहर भैया। वो लोग पूरा कंपनी कंट्रोल करने लगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो पहला पॉइंट हो गया मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कई बार हमको जितने पैसों की जरूरत होती है उससे कई ज्यादा पैसे हम रेस कर लेते हैं। पेटीएम के साथ यही हुआ, कई ज्यादा पैसे रेस कर लिए, वो फंड्स हमारे बिजनेस में आइडल पड़े रहे, उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कंपनी ग्रो नहीं कर पाई जितना उसने इन्वेस्टमेंट लिया था। तो वहां पर कहीं ना कहीं डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन होता है कि अगर हमने गलती से अगर ज्यादा पैसे रेस कर लिए हैं और उन पैसों का हम लोग सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप ही कंपनी की रेपुटेशन गिरती चली जाएगी, शेयर प्राइसेस आपके मार्केट पे कम होते चले जाएंगे। यह भी एक डिसएडवांटेज है इक्विटी शेयर्स का। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? अगर आपने सारा पैसा शेयर्स के थ्रू इशू कर दिया है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते इक्विटी के ऊपर, बिकॉज आपके पास बचा हुआ सोर्स सिर्फ और सिर्फ बोरोड फंड ही रह जाएगा। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो हाई गियरिंग लो गियरिंग होता है वो स्कोप खत्म हो जाता है आपके पास से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। इट्स अ कॉस्टली सोर्स। कॉस्टली सोर्स क्यों? जब भी कंपनी को शेयर्स इश्यू करने होते हैं, प्रोस्पेक्टस निकालने पड़ते हैं, कई जर्नल्स में पब्लिश करना पड़ता है, तो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम शेयर्स इज अ टीडियस एंड एन एक्सपेंसिव टास्क। ठीक है, बहुत पैसा खर्च होता है कंपनी का इस सोर्स से पैसा लेने में। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। एक पॉइंट और दे रखा है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि अगर हमने शेयर से पैसा ले लिया तो शेयर इक्विटी शेयर से लिया जाने वाला पैसा कभी भी आप वापस नहीं कर सकते। जब वापस नहीं कर सकते हैं तो मान लो आज मुझे जरूरत है पैसों की और आज मैंने पैसे इक्विटी शेयर से रेस कर लिए, कल मैं बहुत प्रॉफिटेबल हो गया, अब मैं इक्विटी शेयर्स के पैसे वापस नहीं कर सकता हूं बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स, और बदले में वो आपके प्रॉफिट का शेयर डिविडेंड वगैरह लेते रहेंगे। अनलाइक डिबेंचर्स, जब कभी पैसे आ गए डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे वापस कर दिए। तो यहां पर ये इनफ्लेक्सिबल है, वो मेथड्स फ्लेक्सिबल होते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज पढ़ने के लिए इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परपीचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू। परपीचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू का मतलब पता है क्या होता है? क्योंकि इक्विटी शेयर्स के पास एक प्रीएम्प्टिव राइट होती है। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स पहले खरीदने का मौका मिलता है। और कोई भी ओनर है कंपनी का, ठीक है ना, कोई भी शेयर होल्डर है, उसको नए शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा और कम रेट में मिलेगा तो वो बार बार खरीदता जाएगा। जब बार बार खरीदता जाएगा तो कुछ ही शेयर होल्डर्स के पास कंपनी का मैक्सिमम स्टेक हो जाएगा। जब कुछ ही शेयर होल्डर्स के पास कंपनी का मैक्सिमम स्टेक हो जाएगा तो वहां पर बोलते हैं परपीचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू। कुछ लोगों के हाथ में पूरी कंपनी का आ जाना और नए मार्केट में नए लोगों के पास शेयर्स अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं।
क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये भी एक डिसएडवांटेज है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज नए इन्वेस्टर को मौका नहीं मिल पाता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब क्या है? यहां पर या तो रिवार्ड बहुत ज्यादा है या एकदम कम। तो कंपनी विल सिंक एंड सेल इन द सेम बोट, ठीक है ना? कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट है। कंपनी खराब कर रही है, सारा पैसा आपका डूब जाएगा। और कितना डूबेगा? जितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। आप सभी लोगों ने स्कैम 1992 की सीरीज देखी होगी, वो एग्जैक्टली सही चीज बताती है कि अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन क्या होता है। अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग कर कर आपने शेयर्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट करना, जैसे कि हर्षद मेहता ने एसीसी सीमेंट के शेयर्स प्राइसेस के साथ किया था। अनहेल्दी तरीके से आपने शेयर्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया, जिसमें नुकसान किसका हुआ? इन्वेस्टर का। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रेफरेंस शेयर्स। और नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में हो रहा होगा, बिकॉज इतना पढ़ो और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।